देखो, टीडीएस में अभी हमने पार्ट 1 में ये सीखा था कि टीडीएस एक कंपलसरी पेमेंट है जिसमें जो पेयर होगा, जो टैक्स, जो मतलब किसी को पेमेंट कर रहा है, वो पहले ही कुछ परसेंटेज काट के उसको पे करेगा। यानी जो पेयर है वो रेसिपिएंट ऑफ इनकम का कुछ परसेंटेज काट के टीडीएस जमा करा देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो क्योंकि जहाँ से पेमेंट रिलीज हो रही है वहीं से अमाउंट कट रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देख लिया था कि थोड़ा सा टीडीएस का बैकग्राउंड, 2 पर्सन है, पेयर और पेई। ठीक है, और कुछ सेक्शन हमने देख लिए कहाँ का टीडीएस कटेगा, तो उसको फटाफट रिकैप करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो हमने टीडीएस का मतलब समझ लिया था, डिडक्टर और डिडक्टी। ठीक है, डिडक्टर डिडक्टी मैंने समझा था, पुराने नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे देखो ठीक कर दी मैंने। डिडक्टर डिडक्टी 2 कॉन्सेप्ट समझते। फिर मैंने बताया था जिसको टीडीएस काटना है वो बिना 10 नंबर के टीडीएस नहीं काट सकता। यानी अगर आपको लगता है कि आप टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी में आ चुके हैं, यानी आपको टीडीएस काटना है, तो टीडीएस काटने वाले के पास क्या होना चाहिए? 10 नंबर। और जिसका टीडीएस काटा जाना है उसके पास होना चाहिए पेन नंबर। जिसके पास पेन नहीं होता और टीडीएस का कटना बनता है, तो मैंने बताया था जो रेट लिखा होगा और 20% विच एवर इज हायर, उससे कट जाता है टीडीएस। मतलब अगर आपका कोई टीडीएस बनता है 10% और वहाँ पे पेन आपके पास नहीं है, तो 10% और 20% जो ज़्यादा होगा वो लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 10 नंबर लेना जरूरी है। 10 नंबर का प्रोसेस क्या है? तो 10 नंबर के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्म नंबर 49B भरना पड़ता है। ये हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे कि 49B फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है। NSDL की साइट पे हम जाएंगे और 10 के लिए क्या करेंगे? अप्लाई। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था, कुछ सेक्शन स्टार्ट कर दिए थे। फिर मैंने बताया था फॉर्म कितने होते हैं। एक फॉर्म होता है सैलरी वालों के लिए, एक फॉर्म होता है नॉन सैलरी वालों के लिए। यानी मैं आप लोग मेरी कंपनी में जॉब करते हो, मैं आपका टीडीएस काटता हूँ। टीडीएस क्यों काटता हूँ बताओ? क्योंकि आपकी सैलरी कितनी है? स्लैब से बाहर जा रही है। तो आप टैक्स भरो ना भरो, मेरे को गवर्नमेंट ने बोला है कि इनका क्या काटो? टीडीएस काटो। और आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है तो मैं आपका टैक्स काटना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको कौन सा फॉर्म दूंगा? फॉर्म 16। फॉर्म 16 देने का मतलब ये है कि आपका और मेरा डिटेल उसमें रहेगा। आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि इस पर्सन ने मेरा इतना टीडीएस काटा है। तब आप जब अपनी फाइनल ITR भरोगे तो गवर्नमेंट से क्या मांगोगे? रिफंड। और फॉर्म 16 कब मिलता है? जब सैलरी के अलावा टीडीएस कटेगा। तो मैंने पढ़ाया था रेंट में कटता है, कमीशन में कटता है ना, तो बहुत जगह टीडीएस कटता है सैलरी के अलावा। तो वहाँ पे जो टीडीएस काट रहा है वो कौन सा फॉर्म देगा? फॉर्म 16A। क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलो। तो हमने कुछ सेक्शन देख लिए थे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे मैंने देखा था। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे हमने कितना पढ़ा था? 5,000 के ऊपर अगर है आपको मिल रहा है, देखो दूसरा पॉइंट, 5,000 से ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटी से, तो कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? 10%। दूसरा, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है अदर देन सिक्योरिटी से, मतलब बैंक में आप पैसा जमा करते हो इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो पैसा मिलता है, तो 40,000 के ऊपर क्या कटेगा आपका? टीडीएस बैंक काटेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो 50,000 से ऊपर अगर बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है तो आपको टीडीएस काटेगा। बट सर ये बताओ, ये 40,000 एक बारी में या थोड़ा थोड़ा करके भी? थोड़ा थोड़ा करके भी अगर साल में जहां लगा 40 से ऊपर हो रहा है, टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि जब 40,000 इकट्ठा पे करेगा बैंक तब नहीं। बैंक ने पे किया इंटरेस्ट 2,000, फिर उसी साल 3,000, फिर साल 20,000, 15, तो जहां बैंक को लगा लिमिट 40,000 क्रॉस हो गई अब, तो टीडीएस कटना शुरू। मतलब नॉर्मली हमें जो बैंक इंटरेस्ट देता है, हमें पता होना चाहिए, क्वार्टरली देता है, 3-3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है। एफडी पे हमें इंटरेस्ट 6-6 महीने मिलता है, सालाना मिलता है। ठीक है ना, तो बैंक को ये देखना है कि जिसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, क्या उसका इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट का अमाउंट 40 से ऊपर चला गया? पूरे फाइनेंशियल में 40,000 को टच कर गया। अगर टच कर गया तो अब से जो पेमेंट जाएगी टीडीएस कटेगा। जैसे मान लो, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, एक नॉर्मल आदमी के अकाउंट में अगर 1,00,000-2 लाख रुपए हैं तो टीडीएस साल भर में नहीं कटेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही 5-6 हज़ार बनेगा साल का। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिसके अकाउंट में होंगे 40-50 लाख, तो इनका इंटरेस्ट साल भर में 20,000 40,000 पहुंच जाएगा। तो 40,000 पहुंच गया तो बैंक उनका क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा। ठीक है, रेट 10% है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, चौथा और पांचवा एक साथ पढ़ सकते हैं हम लोग, कि अगर आप क्रॉसवर्ड पजल प्रतियोगिताओं में अगर आप जीतते हैं तो 4th पॉइंट और 5th पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप इन सब प्रतियोगिताओं में जीत के आते हैं तो आपका 10,000 से ऊपर पे क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। ठीक है, ये समझ नहीं आया रेट का मतलब, रेट कैसे क्या करेंगे?
उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया। फिर मैंने समझाया था 6 पॉइंट टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। क्या था टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर में? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अब देखो, कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं, सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर है, अगर जिस कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया उसको हमने पे किया और सिंगल पेमेंट कितने को टच कर रही है? 30 से, मतलब एक बिल का अमाउंट 30,000 से ऊपर, टीडीएस कटेगा। लेकिन बिल 30,000 को नहीं छू रहा, लेकिन साल भर में कितना टच कर रहा है? 1,00,000 रुपये, तो टीडीएस कटेगा। फिर मैंने ये बताया था कि अगर 1,00,000 से टच कर गई तो सब पे काटना है, मतलब पिछली अमाउंट पे भी काटना है। मैंने ये समझाया था 1,00,000 रुपये थ्रेश होल्ड लिमिट है, अगर 1,00,000 रुपये टच हो गया तो पिछले अमाउंट जो दे दिए हैं उस पर भी टीडीएस काट लेना है। नहीं, सरकार को पूरे पे चाहिए टीडीएस, 1,00,000 रुपये पे चाहिए। मतलब मेरे कहने का, मान लो आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया 10,000, फिर 15,000, फिर 25,000, 30,000 रुपये नहीं टच हुए, लेकिन धीरे धीरे करके 1,00,000 टच हो गया, तो जितना पीछे पैसा दिया है उन सब पे टीडीएस काट के सरकार को जमा कर। अगली पेमेंट टीडीएस काट के होगी, अगली पेमेंट जो भी टीडीएस काट के होगी, या अपनी जेब से पे करना पड़ेगा आपको। टीडीएस एप्लीकेबिलिटी मैंने बताया था, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। क्लियर है यहाँ तक? कॉन्ट्रैक्टर हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था 7th, 8th, 9th, ये भी एक साथ पढ़ सकते हैं हम लोग। क्या पढ़ सकते हैं 7th, 8th, 9th? इंश्योरेंस कमीशन में 5% टीडीएस कटता है अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है, और अदर केस में कितना है? 10%। लिमिट कितनी है? 15%। अगर हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं, खरीदते नहीं, बेचते हैं, अगर हम कौन है कमीशन का काम करते हैं, हमें लॉटरी टिकट हम बेचते हैं, पे कमीशन इनकम मिलती है, तो 15,000 पे 5% टीडीएस है उसके अमाउंट पे। और कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं हम, क्या है? दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, मिलते हैं ना, कमीशन मिलता है। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है जानते हो? स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो डीमैट अकाउंट जो कंपनी खोलेगी वो आपका ब्रोकरेज काटेगी आपकी सेल परचेज पे। तो अगर वो ब्रोकरेज पे टीडीएस है, देखो कितना, वो भी तो कमीशन ही हो गया, तो कितना टीडीएस है उसका? 15,000 से ऊपर पे 5% टीडीएस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वो कंपनी नेक्स्ट हमारे पास था टीडीएस ऑन रेंट। ध्यान समझेंगे इसका। अगर आप कोई भी एसेट किराए पे देते हो और वहाँ से आपको इनकम मिलती है, तो आपका जो रेंट पे कर रहा है जो पर्सन, आपका टीडीएस काट के आपको पे करेगा। ठीक है, तो कितना रेंट है? 2,40,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर प्लांटर मशीनरी किराए पे दी है आपने, तो सामने वाला आपका टीडीएस काटेगा 2%। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर रेंट पे दिया है तो सामने वाला का टीडीएस कितना काटेगा? 10%। लेकिन लिमिट कितनी? 2,40,000 साल भर के लिए। साल भर में वही वाली बात, थोड़ा थोड़ा करके 2,40,000 टच हो गया किराया तो टीडीएस कट के मिलेगा पैसा। ठीक है, उसके बाद 11th पॉइंट क्या है? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 50 लाख से ऊपर आपने प्रॉपर्टी खरीदी और पैसे देने जा रहे हो, तो पैसे देने जा रहे हो तो क्या काटो? उसका टीडीएस काटो। कितना परसेंट काटो? 1% टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू मतलब जितना पे कर रहे हो उसका। लेकिन 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटना, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में नहीं काटना। दो जगह माप है, 50 से कम में नहीं है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में टीडीएस नहीं है। क्लियर? प्रोफेशनल वाला देखते हैं फटाफट। प्रोफेशनल मैंने क्या पढ़ाया था? अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो प्रोफेशनल का काम करते हैं, आप प्रोफेशनल है, अपनी नॉलेज पे पैसा कमा रहे हैं, तो नॉलेज दो तरीके से होती है। एक डिग्री डिप्लोमा लेके नॉलेज होती है प्रोफेशनल, एक डिग्री नहीं है बट कोई स्किल है। ठीक है, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में टीडीएस कितना है? नॉन टेक्निकल में 10% और टेक्निकल में कितना है? 2%। कितनी लिमिट है? 30,000 रुपये। 30,000 ज़्यादा पेमेंट गई तो सामने वाला क्या काटेगा? आपका टीडीएस काटेगा। नेक्स्ट 13 पॉइंट क्या कहता है? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? आपकी कोई ज़मीन ले रहा है। नॉर्मली सरकार क्या करती है, जब सरकार कोई काम करना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो आपकी ज़मीन अगर रास्ते में आ रही है तो ज़मीन आपकी गवर्नमेंट लेगी और आपको मोटा पैसा देती है। मोटा पैसा मतलब कंपनसेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में मुआवजा। तो मुआवजा अगर आपको मिलेगा और उसकी 2-2.5 लाख से ऊपर अमाउंट है तो क्या कटेगा? आपका टीडीएस कट के मिलेगा। टीडीएस कट के मिलेगा, 10% अब कटेगा। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड अगर रास्ते में आ रही है तो किसानों का टीडीएस नहीं काटना भाई, किसानों को माफ करना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सैलरी वाली लिमिट आ गई। सैलरी मैंने क्या बताया था? सैलरी के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो स्लैब रेट लिमिट है। सैलरी में हम लिखेंगे सामने वाले की सैलरी 2.5 लाख से ऊपर हो रही है तो टैक्स बनेगा। लेकिन अभी प्रैक्टिकली आपको बताया था मैंने, 5 लाख तक कोई टैक्स बनता ही नहीं है। क्यों? 2.5 लाख से टैक्स जो बनेगा वो रिबेट माफ़ हो जाएगा। तो रिबेट क्या कहती है? 5 लाख से कम है तो रिबेट देना है। कितनी देनी है? 12,500। टैक्स के बाद जो कम आएगा तो 12,500 वैसे ही माफ़ हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपकी इनकम साल भर में
5 लाख सैलरी से तो कोई टीडीएस नहीं काटेगा आपका एम्प्लॉय, अदरवाइज टीडीएस काट के सैलरी पे करेगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट देखो ईपीएफ, ये क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आप कहीं पे काम करते हो, आपका पीएफ कटता है, ठीक है ना, कुछ परसेंटेज पीएफ कट जाता है। अब वो पीएफ आप ही क्या विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप उस पीएफ को विड्रॉ कर रहे हो 5 साल से पहले, क्या मैंने बोला, हालांकि ये पीएफ बहुत बड़ा प्रोविजन है, इस प्रोविजन पूरा डिस्कस मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो प्रोविजन ये कहता है कि ये नॉर्मल प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपने कहीं पीएफ आपका कटा और आपने 5 साल तक वेट नहीं किया और आप निकाल रहे हो और वो जो अमाउंट निकाल रहे हो 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो पीएफ टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 10%। ये बात समझ में आई? तो 5 साल से कम में अगर आपने एम्प्लॉय वर्क लेस देन 5 ईयर्स, या तो 5 साल से कम काम किया, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया काम को। और वैसे ही मैं बता दूं आपको, पीएफ वगैरह आप सेंट्रलाइज हो गए। मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने एक जॉब करी, वहाँ जॉब छोड़ दी और नई जगह जॉब पे चले गए, तो वही पीएफ का अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब आपका रोल नंबर वही रहेगा, पीएफ पहले दूसरा मालिक काटता था, अब नया मालिक काटेगा। तो 5 साल सर्विस कंटिन्यू है ना आपकी, तो पीएफ तब एप्लीकेबल है जब आप 5 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हो या 5 साल से पहले आपने काम ही छोड़ दिया। मतलब गवर्नमेंट कहती है कम से कम 5 साल पीएफ में पैसा मत निकालो, ठीक है। तो विड्रॉ है, उसके ऊपर क्या कट जाएगा? टीडीएस कट जाएगा। इसे मैंने पॉइंट एक लिखा हुआ है, देखो नोट्स में, इसको पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये। इन केस यू हैव वर्कड फॉर लेस देन 5 ईयर्स and plan to withdraw your EPF, you can do so, लेकिन don't forget to fill the form 15G along with PAN number, rest assured TDS will not be deducted। लेकिन इसमें भी एक छूट दे रही है सरकार। क्या? एक फॉर्म है, सरकार कह रही है किसी रीज़न से आपने 5 साल काम नहीं किया और पीएफ निकालना पड़ रहा है, आप चाहते हो टीडीएस ना कटे, तो कौन सा फॉर्म भर दो? फॉर्म 15G भर दो। इसमें गवर्नमेंट आपसे पूछेगी रीज़न फॉर विड्रॉवल, तो वह रीज़न जेन्युइन हो सकता है, मेरे को नीड है पैसे की, तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। चलो फिर एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। कितना इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड एंड डिबेंचर पे? 2500 के ऊपर पे ही क्या कट जाएगा? टीडीएस। कितना? 10%। क्लियर? बोलिए। सिमरन के मजे आ गए। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एलआईसी, ये इसमें डाउट भी आया था पिछली। अगर आप एलआईसी कराते हैं, आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तो इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान समझो। नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग मोटा प्रीमियम भरते हैं। क्या मैंने बोला? कुछ लोग मोटा प्रीमियम भरते हैं और उनका सम एश्योर्ड ज़्यादा होता है। तो ये टीडीएस तब एप्लीकेबल है, मैंने स्टार डाल के लिखा है, ओनली व्हेन प्रीमियम पेड इज ग्रेटर देन 20% ऑफ सम एश्योर्ड। ध्यान समझो आप, सम एश्योर्ड आपने बोला, इंश्योरेंस कंपनी को बोला मुझे 5 लाख का सम एश्योर्ड दे, सम एश्योर्ड समझते हो ना, जितना मुझे पैसा चाहिए इतने साल बाद, उसका आपका प्रीमियम 20% से ज़्यादा है जो किस्तें पे कर रहे हो, तब जब आपको पैसा मिलेगा किसका? एलआईसी का सम एश्योर्ड, तो टीडीएस कट के मिलेगा कितना? 5%। और वो सम एश्योर्ड कम से कम कितना होना चाहिए? 1 लाख, तभी टीडीएस कटेगा। समझ में आई बात? 1 लाख से ऊपर सम एश्योर्ड मिलेगा तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस कब कटेगा? जब आपका प्रीमियम मोटा जा रहा होगा। मोटा प्रीमियम तब जा रहा होगा जब आपका सम एश्योर्ड जितना भी है उसका प्रीमियम अमाउंट 20% जा रहा है। मतलब ये समझ लो कि 20,000 रुपये प्रीमियम भरते हो, 1 लाख का सम एश्योर्ड है, तो 20% टच हो गए आप, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्स पर्सन वेरी इजी। कोई भी अगर एनआर स्पोर्ट्स पर्सन है जो भारत में खेलने आएगा, यहाँ पर जब खेल प्रोग्राम होंगे तो जब वो पैसे जीत के जाएगा, जो भी इनकम होगी उसका टीडीएस कटेगा। 1 रुपया कमाएगा तो भी कटेगा। यहाँ पे लिमिट सीधा है 20%। मतलब बाहर के प्लेयर जब इंडिया में आएंगे, अंपायर कमाता है, कमेंटेटर कमाता है, और भी बहुत सारे लोग कमाते हैं जो क्रिकेट जगत में होते हैं। क्रिकेट में क्या, सारे स्पोर्ट्स पर्सन में, सब सारे खेल में, तो जितना रुपये कमा के जाएंगे कितना कटेगा उन्हें टीडीएस? 20%, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नया टॉपिक आया। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो पूरा पार्ट ए का रिवीजन था। अब यहाँ से हमने नया सेक्शन क्या देखा? एनआर वाला। क्लियर? ये नया सेक्शन था एनआर। नेक्स्ट देखते हैं। पेमेंट टू कमीशन अदर देन 194C H और J। ये क्या है? मतलब ऊपर वाले कमीशन के अलावा किसी भी तरीके से आपको पैसा मिल रहा है, उसका आप नाम कमीशन बोल रहे हो। मतलब इंश्योरेंस कमीशन छोड़ के, ब्रोकरेज कमीशन छोड़ के, या कोई कमीशन जो पहले हमने पढ़ लिया, उसके अलावा आपको पैसा मिल रहा है, वो कमीशन ही है। तो कितना टीडीएस है?
कितना TDS है? 5%, लेकिन लिमिट कितनी है? 50 लाख। 50 लाख, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। क्या नाम है इसका? कैश विड्रॉवल। इसको ध्यान समझेंगे। ये नया प्रोविजन आया है, ये नया प्रोविजन है, समझे इसको? बोलो। अब इसको ध्यान समझते देखो। कैश विड्रॉ करो आप, लेकिन हमें चाहते हैं ज़्यादा कैश विड्रॉ मत करो। क्यों ना करो? गवर्नमेंट चाहती है डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, यानी ऑनलाइन पे करो ऑनलाइन निकालो, ऑनलाइन पे करो ऑनलाइन निकालो, कैश विड्रॉ मत करो। क्यों? विड्रॉ करने के बाद कैश में ही करोगे, इसलिए गवर्नमेंट क्या ले आई? TDS। तो ध्यान समझो। आप अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो आपसे आपका TDS कटेगा। अब देखो प्रोविजन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम वन और मोर अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं आपको, हमें नहीं पता, अगर सबसे मिला के आपका TDS, अगर आप विड्रॉ करते हो कितना, 1 करोड़ से ऊपर साल भर में, तो TDS कितना कटेगा? 2%। ये नॉर्मल प्रोविजन हो गया। कौन काटेगा? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन काटेगा? बैंक्स और कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग जमा करते हैं पैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं फिर इकट्ठा निकाल लेते हैं। जैसे लोग लोकल लेवल में कमेटी का काम करते हैं, ऐसी रजिस्टर्ड जो काम होता है कमेटी से, सोशल कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान समझते हैं। विड्रॉवल अमाउंट अगर 20 लाख से ऊपर है, अभी 1 करोड़ मैंने नॉर्मली बताया, लेकिन अगर आपका विड्रॉवल अमाउंट 20 लाख से ऊपर है और आप ऐसे आदमी हैं जिसका पता चला कि आपने पिछले 3 सालों से ITR नहीं भरी, तो TDS कितना है? 5%। नॉर्मल लिमिट कितनी है? 1 करोड़। लेकिन आपने साल भर में अगर 20 लाख से ऊपर निकाल लिया पैसा, कितना निकाल लिया? 20 लाख से ऊपर, और आपने पिछले 3 साल से कोई ITR नहीं भरी, तो आपका कितना TDS है? 5%। और कितने पे TDS है? 20 लाख से ही TDS कटना शुरू हो जाएगा, यानी 1 करोड़ लिमिट नहीं। लेकिन अगर आप पिछले 3 सालों से क्या रिटर्न भर रहे हो, तो आपका हम TDS काटेंगे, लेकिन कब काटेंगे? जब लिमिट 1 करोड़ के ऊपर हो। कितना काटेंगे? 2%। मतलब लिमिट भी ज़्यादा दे रहे हैं आपको और रेट भी कम कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि विड्रॉ आपने, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, आप रिटर्न भरते हो, मतलब आपका रिकॉर्ड हमारे पास है, तो आप ज़्यादा विड्रॉ कर लो, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं करोगे तो TDS कटेगा कितना %? 2%, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, स्टार्ट मैंने पॉइंट लिखा है, TDS टू बी डिडक्टेड इन एक्सेस ऑफ लिमिट नॉट फुल अमाउंट। ये ध्यान रखो बच्चों। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाला केस मत लाना कि सर ने बोला था लिमिट टच हो तो पीछे सारा TDS कटेगा, नहीं। यहाँ पे ये है कि जितना एक्सेस निकाला करोड़ से, उस पर TDS कटेगा। 1 करोड़ मैंने निकाले, अभी तक TDS नहीं, अब जो निकालूंगा उस पर TDS कटेगा, पिछले अमाउंट्स पे नहीं। 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ के बाद पे TDS एप्लीकेबल। 1 करोड़ तक निकालो भाई, जरूरत भी तो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट या क्रेडिट ऑफ अमाउंट बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। क्या है ये? जो ओला उबर वगैरह हैं, जैसे मान लो मैं ऐसा पर्सन हूँ जो ऑनलाइन में लोगों से कनेक्ट हूँ, ऑनलाइन मीडियम से कनेक्ट हूँ। ऑनलाइन मीडियम कौन कौन से हैं? वो लोग सर्विस नहीं, तो सर्विस मेरे थ्रू मिल रही है। जैसे मैं ड्राइवर हूँ, ओला में अपनी ID रजिस्टर्ड है, तो ओला वाला मुझे बताया कस्टमर यहाँ पे, उसको उठा के यहाँ फेंक दो। या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऐसे जोमेटो भी है, ये खाना मांग रहा है, इसको खाना दे दो। जोमेटो तो नहीं भेज रहा ना खाना, जोमेटो तो प्लेटफॉर्म है, उसने दो कनेक्ट कर दिया, ये बनाने वाला है खाने वाला। ऐसी ओला, ये टहलने वाला है चलाने वाला। ऐसी ओयो, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इनमें अगर आप टच से बोलते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इनका खुद का बिजनेस नहीं, इनका बिजनेस ही क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इनसे जब पेमेंट मिलेगी तो ये आपका TDS काटेंगे। ये मान लो मैं बुक बेचता हूँ, मेरी बुक फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, तो जब मेरी बुक बिकेगी और मुझे पैसा देगा फ्लिपकार्ट अमेजोन, मेरा कमीशन, मेरा पैसा, मेरा हिस्सा, तो TDS काटेगा। कितना काटेगा? 1%। कितनी लिमिट है? 5 लाख से ऊपर भाई, 5 लाख से ऊपर। अब सुनो, मैंने ब्रैकेट में लिखा एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट। जब GST हम पढ़ेंगे तो GST में हम पढ़ेंगे सेल, तो GST भी होता है। जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट बेचेगा सामान, अपने प्रोडक्ट पर GST लगाएगा ना, तो टोटल अमाउंट पे नहीं काटना TDS, GST को हटा के। मतलब 200 की बुक बेची, 200 पे GST लगाया 10%, मान लो 220 रुपये की बुक बिकी, तो TDS किस पे काटना है? 220 पे नहीं, 200 रुपये, एक्सक्लूडिंग GST। टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, ये ध्यान रखना है। क्या रूल है?
टैक्स पे टैक्स नहीं, जीएसटी भी टैक्स है, टीडीएस भी टैक्स है, दोनों पैसा सरकार के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 7th पे है पेमेंट फॉर गुड्स 194Q, वेरी न्यू सेक्शन इंसर्टेड। व्हाट इज द लिमिट? लिमिट इज 50,000। अगर आप किसी भी क्रेडिटर को, किसी भी अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपने उससे कोई गुड्स खरीदा था 50 लाख रुपए से ऊपर, तो कितना टीडीएस काटना है? 10%। लेकिन तभी काटना है जो डिडक्टर है वो बड़ा डिडक्टर है, मतलब वो बड़ा व्यापारी है। कितना बड़ा है? उसकी टर्नओवर कितनी थी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में? 10 करोड़ से ऊपर, तभी काटना है। तो जो अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है 50 लाख से ऊपर, एक बारी में टुकड़ों टुकड़ों में, 50 लिमिट है, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर 50 लाख टच हो गया तो टीडीएस कितना काटना है? 10%। लेकिन कब काटना है? जब काटने वाला जो डिडक्टर है उसकी टर्नओवर यानी सेल कम से कम 10 करोड़ को टच कर जाती है। और ये चेक कब करेंगे? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीसीडिंग समझते हो, जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसमें नहीं, प्रीसीडिंग जो खत्म हो चुका। ठीक है, सर ये काटने वाला का टर्नओवर 10। देखो अब हमारा एक पॉइंट बचा हुआ था, वो था इनकम फ्रॉम डिविडेंड। इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो इनकम फ्रॉम डिविडेंड, अब पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले क्या होता था, इनकम डिविडेंड से अगर आपको मिल रही है तो एग्जेम्प्ट होती थी। सबसे पहला पॉइंट पेज नंबर 3, अगर आपको कोई कंपनी डिविडेंड देती थी, इंडियन कंपनी, तो कंपनी के हाथ में टैक्स लगता था और जिसको डिविडेंड मिलता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, यानी उसके हाथ में इनकम क्या थी? एग्जेम्प्ट, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कंपनी के हाथ से डिविडेंड कर दिया माफ़, यानी उनको टैक्स नहीं देना। पहले लगता था एक टैक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब जितना डिविडेंड कंपनी देती थी पब्लिक को, कंपनी पे डिविडेंड टैक्स लग जाता था। कि अगर आप 2 लाख रुपए डिविडेंड पब्लिक को बांट रहे हो तो 2% जितना भी टीडीएस रेट था वो कट जाता था, यानी कंपनी डिविडेंड जमा कराती थी, डिविडेंड का टैक्स गवर्नमेंट को। अब उल्टा हो गया, जिसके हाथ में डिविडेंड जा रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल है, टीडीएस कटेगा। तो क्या लिखा हुआ है देखो, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, नॉर्मल प्रोविजन ये कहता है, और डिविडेंड की लिमिट 5,000 से ऊपर है, तो आपको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी अब आपकी इनकम पे चोट लगी, कंपनी की इनकम पे नहीं। ठीक है, तो पहले अब सीडीटी हट गया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हट गया। अब आपकी इनकम पे जब आपको कंपनी डिविडेंड देगी तो आपका टीडीएस काट लेगी, सरकार को जमा कर देगी। पहले जो कंपनी काटती थी तो वो जिसको नेक्स्ट डिविडेंड हमारा हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया, इंटरेस्ट अदर सिक्योरिटी हो गया, स्क्रॉल करते जाओ, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, हॉर्स रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कमीशन, सेल ऑफ लॉटरी टिकट, ब्रोकरेज, रेंट भी हो गया, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, प्रोफेशनल हो गया, कंपनसेशन हो गया, सैलरी हो गया, ईपीएफ हो गया, डेट एंड बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट हो गया, एलआईसी हो गया, एनआर हो गया, कमीशन हो गया, कैश विड्रॉवल हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, गुड्स की पेमेंट हो गई। ये हमारा सेक्शन इतने सारे खत्म। कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं वो हम अलग से सेशन में ले लेंगे। ठीक है ना, जैसे एक नया सेक्शन आया है, मैं शायद उसको कराऊंगा, वो क्या है, बड़ा अच्छा सेक्शन है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, पढ़ाऊंगा मैं अलग से। वो क्या है, बड़ा अच्छा सेक्शन आया है। ये जो डॉक्टर्स होते हैं, इनको दवाई रेफर करने के, यानी जो फार्मा कंपनी होती है इनको पैसे देती है, किस बात के पैसे? रेफर आर मेडिसिन, इनका टाई अप्स होता है। तो अब उस पे आ गया कि अगर इतने अमाउंट से ज़्यादा वो दे रहे हैं तो टीडीएस काटना। तो अच्छा सेक्शन है डॉक्टर्स वगैरह के लिए, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। अब हम देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके रेफरेंस से। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री इन टैली। तो देखते हैं क्या एंट्री करोगे आप, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स ऑफ टीडीएस एंट्री। तो दोनों की बुक में हम सीखते हैं, डिडक्टर की बुक में क्या एंट्री होगी और डिडक्टी की बुक में। अब मान लो मैं हूँ डिडक्टर, मैं कौन हूँ? डिडक्टर, यानी मैं आपका टीडीएस काट रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हो, आप हो डिडक्टी। ठीक है, तो अगर मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? कमीशन, और कमीशन की लिमिट टच हो गई मान लो, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टीडीएस काटने का मतलब क्या है? वो मेरी लिए क्या है? करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो टीडीएस मेरे को गवर्नमेंट को जमा करना है। तो सोचो अगर कमीशन पे टीडीएस मुझे काटना है तो एंट्री में क्या करूँगा? कमीशन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक टू टीडीएस पेबल। या यहाँ पे बैंक की जगह पहले मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली बैंक नहीं करो, यहाँ पे पहले पार्टी नेम लिखो, पहले ड्यू की एंट्री करो। मान लो मुझे कमीशन देना है रोहित को,
तो पहले मैं ड्यू की एंट्री क्या करूँगा, कमीशन एक्सपेंस डेबिट टू रोहित टू TDS पेबल। कमीशन मान लो है 20,000, मान लो 20,000 है, और मान लो कमीशन पे TDS कितना है 10%, तो 2,000 कितना हो गया TDS हो गया, तो रोहित को कितने मिलेंगे 18,000। तो एंट्री क्या हो गई, कमीशन एक्सपेंस 20,000, रोहित में कितना आ गया 18,000 और TDS में 2,000। और फिर मैं इसी को अगली एंट्री में क्या करूँगा, पेमेंट कर दूंगा 2,000 गवर्नमेंट को, 18,000 रोहित को। तो एंट्री क्या मैंने लिखी हुई देखो, TDS पेबल टू बैंक, मैंने 10,000 का अमाउंट लिखा, आप कुछ भी समझ लो जो मैंने 2,000 बताया। तो कुल मिला के ये एंट्री होगी हमारे पास कि जो अमाउंट आपको इकट्ठा देना है वो इकट्ठा ना दे के आप कैसे करोगे, TDS काट के दोगे। तो मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, मान लो रोहित को पेमेंट करनी है 20,000, तो मैं रोहित को कितने पे करूँगा 18,000, 2 टुकड़े कर दूंगा पहली एंट्री में कि कमीशन टोटल 20,000 खर्चा है, लेकिन 18,000 जाएगा रोहित को और 2,000 जाएगा गवर्नमेंट को। तो TDS क्रेडिट, रोहित क्रेडिट, क्रेडिटर बन गया, और कमीशन एक्सपेंस डेबिट। फिर मैं यहाँ पे डेबिट क्या करूँगा दूसरी एंट्री में, TDS पेबल डेबिट, रोहित भी डेबिट टू बैंक। ये बात समझ आ गई। अब जिसका TDS कटा है डिडक्टिंग बुक में क्या होगा, उसके लिए एसेट बनेगा। तो एंट्री क्या बुक करेगा, देखो पहली एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट अभी काट दो, बैंक अकाउंट नहीं, पहली एंट्री मुझे डेटर बनाएगा वो, ध्रुव सर डेबिट, TDS रिसीवेबल डेबिट टू कमीशन इनकम, जो मेरे लिए करंट लायबिलिटी थी इसके लिए क्या बनेगा, करंट एसेट बनेगा ना। TDS पेबल मेरे लिए करंट लायबिलिटी के लिए क्या बनेगा, TDS रिसीवेबल एसेट, क्योंकि बाद में क्या ले लेगा गवर्नमेंट से, रिफंड। तो ये कैसे दिखाएगा, मुझे ध्रुव सर देंगे, बैंक नहीं, यहाँ पे ध्रुव सर अकाउंट डेबिट 18,000, TDS रिसीवेबल 2,000 टू कमीशन इनकम 20,000, ठीक है। और जब मैं पैसे दूंगा एंट्री क्या करेगा रोहित, बैंक अकाउंट डेबिट टू ध्रुव सर 18,000, 2,000 बाद में इसको मिलेगा, करे क्या भरेगा रिटर्न और रिफंड बना। तो बात समझ में आई एंट्री। देखो अब हम एक एंट्री देखते हैं जिसमें GST के साथ है, तो हमें TDS कौन से वैल्यू पे काटना है। देखो एक एंट्री मैंने लिखी हुई है, मान लो मैंने कोई एक्सपेंस पे किया, कोई भी एक्सपेंस हुआ मेरा और उस पर GST भी लग गया, ठीक है। और मुझे ये पता चला जो मैं एक्सपेंस पे कर रहा हूँ या बाद में पे करूँगा उस पर GST भी है प्लस TDS भी है, यानी वो लिमिट टच कर रही है मेरी, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, मान लो वो एक्सपेंस है मेरा वो एक्सपेंस है मेरा कितने का 10,000 रुपये का, उस पर GST लगा 1,500 रुपये का। तो मैंने आपको क्या पढ़ा है, आपको TDS किस पे काटना है, एक्सपेंस पे या GST जोड़ के, एक्सपेंस पे, ग्रॉस अमाउंट पे काटना, ग्रॉस अमाउंट नहीं पकड़ना आपको, विदाउट GST पकड़ना है। यानी मैंने यहाँ पे जो TDS कितना काटा है, मैंने 10,000 पे कितना परसेंट काटा है 10%, तो 1,000 लिखा हुआ है। तो मैंने जो अमाउंट TDS यहाँ पे 1,000 काटा है वो आपको समझने के लिए कि वो किस पे काटा है सर ने, विदाउट GST। यानी यहाँ पे 10,000 प्लस 1,500 पे GST नहीं है, 10,000 पे 10% GST, 10,000 पे 10% TDS है, तो कितना आया 1,000। तो मैंने उसको कितना पे करना है पार्टी को 10,500। यानी अगर हम कोई खर्चा करते हैं जिसमें GST है और TDS भी है, तो GST भी जाएगा गवर्नमेंट को, TDS भी जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि TDS किस पे काटना है, TDS विदाउट GST वैल्यू, विद GST वैल्यू नहीं, ठीक है। तो 10,500 देखो लास्ट टॉपिक देखते हैं इस सेशन का, पॉइंट है नो TDS शैल बी डिडक्टेड इफ एनी सम पेड टू, पेज नंबर हम आ गए 8, हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखी हुई है, नो TDS शैल बी डिडक्टेड इफ एनी पेमेंट पेड टू। आप पे TDS एप्लीकेबल है, आप TDS काटना चाह रहे हैं, लेकिन जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो कौन है, गवर्नमेंट ही है, RBI है, म्यूचुअल फंड वाले कंपनी है, कॉरपोरेशन कोई भी ऐसी है जो अंडर कंट्रोल एक्ट में, कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश अंडर कंट्रोल एक्ट, मतलब स्टैचुरी कोई बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट की कोई स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, तो उनको अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, लिमिट भले टच हो रही है, TDS नहीं काटना। रीज़न आपको पता चल गया होगा, वो कहाँ भाग के जाएगा। मतलब आप कोई पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट है, तो TDS काटना मत, समझ गए। और RBI को पेमेंट कर रहे हो, यानी कोई बैंक पे करते होंगे RBI को, तो बैंक फिर TDS नहीं काटता हो, समझ गए। तो इनको TDS बैंक को किस फॉर्म में पे करेगी, मतलब ये भी तो बैंक। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए जरा पेज नंबर 9 पे आइए, पेज नंबर 9 पे आइए। 19 पॉइंट क्या लिखा हुआ देखिए, 19 पॉइंट
ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ TDS, ये मैंने आपको बता दिया कि जिस मंथ का TDS आप काट रहे हैं उसकी नेक्स्ट मंथ को कब पे करेंगे, 7th को आप TDS पे कर देना है आपको। क्या मैंने बोला, ये पहले क्लासिफिकेशन हुआ करती, पहले हुआ करता था अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो डेट अलग, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी डेट अलग। अब सब में बराबर है, यानी कोई भी संस्था, कोई भी बॉडी है, कोई भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जिस मंथ का TDS आपने काटा है पार्टीज का, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा कर देना है, आपको जमा कर देना। 7 तारीख फ्लैट डेट है, ठीक है। बोलो, फाइन है 200 पर डे। फाइन लगता है, हाँ, अगर आप लेट जमा कर रहे हैं तो 200 पर डे आप पे फाइन लगता है, लेकिन ये ज़्यादा कितना होगा, टैक्स अमाउंट के बराबर। क्या लिखा हुआ है, 200 पर डे, मैक्सिमम अप टू टैक्स पेबल टू लेट फाइल ITR, मतलब ये वो लिखा हुआ है कि जितना आपका टैक्स बनता होगा TDS अमाउंट, या 200 पर डे, जो दोनों में से ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मान लो TDS जमा करना था 20,000, तो 200 पर डे के साथ जितना